गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 8वें चैप्टर में टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग पर्यावरण प्रबंधन योजना के बारे में देखेंगे। ये क्या होती है और इसके क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान जो है, यह दो प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था इसमें की जाती है। पहली है जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला के निरीक्षण से अनेक आने से संबंध में भविष्यवाणी की जाती है और जैसे भविष्यवाणी इसके पहले करके बता दिया जाता है कि क्या क्या हमारे ऊपर सुरक्षा के उपाय हमें करने चाहिए। दूसरा है संकट तथा प्रकोप के तुरंत बाद राहत कार्यों का जायजा लेकर और इसके बाद राहत कार्य हमें पहुंचाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार ये हमें वैज्ञानिक तौर पर हमें आंकड़े मिल जाते हैं और आंकड़े मिलने के बाद हम लोग उनको आगे प्रबंधन करते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो आगे जाके एक्स्ट्रा प्लेनेटरी हैजार्ड्स हैं जो हमारे, उनको हम लोग देखें तो पृथ्वी के वैज्ञानिकों का मत है कि अंतरिक्ष में अनेक पिंड हैं जिनसे पृथ्वी टकराती है। इतिहास इन तथ्यों की पुष्टि हमें करके देता है कि अतीत में टकराव हुआ है, इसके कारण पृथ्वी पर संकट का प्रकोप हुआ है। अंतरिक्ष से अन्य पिंडों के अतिरिक्त अंतरिक्ष के पिंडों का संकट हम लोग कहते हैं इसको। ऐसा आकलन किया गया कि पृथ्वी की कक्षा धीरे धीरे अनेक स्थान से खिसक रही है, जिनके कारण अन्य पिंडों से टकराव होता रहता है। ये हमारा मानना है और वैज्ञानिक इनको प्रूव भी करते हैं। इस टकराव के कारण पृथ्वी पर अधिक मात्रा में धूल होना, समुद्र तल से परिवर्तन होना, समुद्र जलवायु और मौसमी परिवर्तन होना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, तेज आंधी आना आदि अनेक प्रकार की घटनाएं हैं जो हम लोग देखते हैं अपने जीवन में। इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं और वैज्ञानिक इसका अध्ययन करते रहते हैं। ज्योतिष विज्ञान वेता इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी करते हैं कि इन घटनाओं के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिनके कारण विश्व स्तर पर पर्यावरण का विघटन होता है और जान माल की काफ़ी हानि हमें सहन करनी पड़ती है। मानव द्वारा भी इसमें कुछ संकट तथा प्रकोप हमें देखने को मिलते हैं। पर्यावरण का विघटन मानव क्रिया का कारण होता है। इनसे जो संकट उत्पन्न होते हैं, जो क्षति होती है, उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। मानव द्वारा उत्पन्न इन प्रकोप को कई तरह के हो सकते हैं। इनकी प्रकृति दोनों प्रकार की होती है। अचानक हो जाता है, मनुष्य की को बोध भी हो जाता है कि इसकी घटना घट जाएगी। इन्हीं तीन भागों को हम लोग तीन भागों में डिवाइड किया गया है। भौतिक संकट, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, भूकंप वगैरह, इसको हम लोग देखते हैं। दूसरा रासायनिक संकट है, कारखानों में टैंकों में जहरीली गैस का रिसाव होना, कारखानों में गैस का उत्पन्न होना, वाहनों के द्वारा प्रदूषण होना, ये जो हम लोग डेली यूज करते हैं उसकी वजह से ये सब होता है। अणुशक्ति के प्रयोग से समुद्र तेल के जहाज का डूबना, आग लगना, ये सब प्रकार की घटनाएं हम लोग मानव द्वारा ही निर्मित होती है। इसमें सामाजिक संकट भी कुछ आते हैं, जैसे सोशल हजार्ड्स होते हैं। जनसंख्या वृद्धि तथा विस्फोट होना, धार्मिक मूल्यों का ह्रास होना, आर्थिक मूल्यों का महत्व देना, युद्ध में परमाणु शक्ति का उपयोग करना, हिरोशिमा जैसे नागासाकी में बम गिराया गया था तो काफ़ी संकट हमें देखने को मिला था। यहाँ पर सब कुछ मानव कृत्यों के द्वारा ही होता है। बहुमंजिल भवनों कार्य में भूचाल आना मनुष्य सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण की देन है तथा आग के संकटों का पर्यावरण के प्रकोपों का युग है, क्योंकि मनुष्य के सामान्य व्यवहार तथा कार्यों से इन सभी स्थिति का हमें सामना करना पड़ता है। आज मानव क्रियाओं से उत्पन्न संकटों की वृद्धि के संबंध में सामाजिक प्रक्रिया को कम करने तथा राहत कार्यों के लिए तत्काल व्यवस्था किया जाना तथा प्रबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर इसका प्रबंधन कर रहे हैं। अनेक राष्ट्र स्वयंसेवी संगठन का राहत कार्यों में लगे हुए हैं। इनसे पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना, पुनर्वास की व्यवस्था करना, कपड़े, खाने, दवाएं, डॉक्टरें और तथा इंजीनियरिंग की तत्काल व्यवस्था किया जाना, ये सब हमारे इंटरनेशनल लेवल पे किए जाते हैं। कुछ ऐसे समाज विरोधी तत्व हैं जो डकैती, लूट, पीड़ितों के सम्मान तथा पैसों को निकालना, इस प्रकार का ये भी घटनाएं हमारे द्वारा ही की गई हैं जो हमारे समाज में हमें सामने देखने को मिलती हैं। समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ, यह हुआ, ये हमें रोज देखने को मिलता है। मानव जनसंख्या वृद्धि तथा विस्फोट पर्यावरण की तथा प्रदूषण का आज के संदर्भ में मुख्य कारण है। जो जनसंख्या है वो मुख्य कारण है। 20वीं सदी के आरंभ में 1.5 तथा इसके अंत में 6 अरब होने की संभावना है।
जो जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, इसकी काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। जनसंख्या में वृद्धि 4 गुना हो जाएगी, जबकि किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संसाधन सीमित ही रहते हैं। तो ज़मीन का एरिया है, जो हमारा ज़मीन है, रहने की जगह है, खेती बाड़ी की जगह है, ये तो सीमित ही रहेंगी, लेकिन जनसंख्या का बढ़ाव वो 4 गुना के करीब हो जाएगा। इनमें वृद्धि होना मनुष्य के लिए प्राकृतिक स्रोतों का संसाधनों को सीमित करना ही है, जिसकी वजह से ये चीज़ तो हम लोग इसका ह्रास करते रहेंगे और जो हमारा संसाधन है वो कम होता चला जाएगा। अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जो संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयास, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो हम लोग उसका संसाधन बढ़ाते जा रहे हैं। यह संकट इन्हीं के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों से अधिक उपयोगिता प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करना चाहिए। इसके बाद में हम लोग इस सब चीज़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए नैतिक मूल्य तथा परिवार के नियोजन कार्यक्रम हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। विद्यालयों में जनसंख्या की शिक्षा को अनिवार्य से छात्रों को प्रदान करना चाहिए। जो छात्रों को हमें ये ज्ञान देना चाहिए कि जनसंख्या कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वन जीवों और इसके संरक्षण का भी उपाय हमारे लिए ज़रूरी है। मानव अपने गतिविधियों के द्वारा प्राकृतिक सकारात्मक रूप से प्रभावित न करके नकारात्मक रूप से इनको प्रभावित करता है, जैसे कि वनों का कटाव करना, वन जीवों को क्षति पहुंचाना, प्रदूषण द्वारा प्रकृति को सौंदर्य को संतुलन को नष्ट करना। इस प्रकार के कार्य मनुष्य करता रहता है, अपने सुख के लिए सब मनुष्य करता है। वन जीव प्रकृति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वन जीवों के क्षेत्र में सब प्रकार के जानवर पौधे आ जाते हैं, जो कि प्राकृतिक वातावरण में ही सुरक्षित रहते हैं। जंगल की तरह वन जीव भी प्राकृतिक महत्वपूर्ण अंग है। वन जीव जो हैं वो भी प्रकृति में बायोलॉजिकल नियंत्रण करने में हमें योगदान प्रदान करते हैं। जैसे पक्षी शिकार करते हैं, सांप दांतों से उतरने वाले जीवों का नियंत्रण करते हैं, फसल बर्बाद नहीं होने देते। मनुष्य के कार्यों के पर्यावरण का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जानवर तथा पौधों जीवित रहना असंभव हो गया है। मनुष्य वन काटता है, जीव जंतुओं को मारता है, इसकी वजह से इन जीवों का जीवित रहना मुश्किल हो गया है। वन जीवों की जो सुरक्षा है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसमें ये नैतिक भी है, एथिकली ये है कि इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है कि वन जीवों को जंतुओं को खत्म होने से बचाए और इनके प्राकृतिक धरोहर समझकर इनका बचाव किया जाना चाहिए। सौंदर्य संबंधी जो हमारे पास प्राकृतिक सुंदरता हर व्यक्ति के मन को खुशी देती है, इसलिए वन जीवों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार वैज्ञानिक साइंटिफिक जो रीजन है, वन जीवों के बायोलॉजिकल विज्ञान के लिए साधन एवं सामान प्रदान किया जाना चाहिए। हमें इसे नष्ट होने से बचाना चाहिए। इसी प्रकार आर्थिक जो इकोनॉमिक जो रीजन है उसके अंतर्गत हम वन जीवों से हमें अनेक प्रकार के वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वन जीवों की आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे अनेक प्रकार की औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं जिससे मानव जीवन की सुरक्षा हमें प्रदान होती है। तो ये सब रीजन्स हैं जो जिसकी वजह से हमें पर्यावरण को नुकसान होने से बचाना चाहिए। हमें अपने संसाधनों को सीमित करना चाहिए और संसाधनों को सीमित करेंगे तो ही हम इन चीज़ों को बचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे जो पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी इस चक्र में वो है जनसंख्या वृद्धि, और छात्रों को शिक्षित करके हम लोग इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। वन जीवों के जो सुरक्षा के उपाय हैं उनको हम लोग देखें तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सुरक्षा, घरों से बाहर जो है जिन नस्लों के ख़त्म होने का भय हो उन्हें हम लोग उचित स्थान पर रखना चाहिए, जैसे कि चिड़ियाघर, एक्वेरियम, बोटेनिकल गार्डन वगैरह बनाकर इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार सुरक्षा घरों में दुर्लभ नस्लों की सुरक्षा उनके प्राकृतिक स्थानों में की जाए। यह सुरक्षा अदृश्य रूप से दूसरे जीवों के स्थान पर अधिक प्रभाव डालती है। इसी प्रकार वन जीवों को सुरक्षित रखने के लिए अन्य तरीके भी अपनाए जाने चाहिए। जैसे वन जीवों की सुरक्षा अधिनियम 1972 बनाया गया है, उसके अंतर्गत हम लोग सन 1972 में वन जीवों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। इसमें वन जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और अधिनियम 51 के तहत सजाएं भी निर्धारित की गई हैं। कोई भी व्यक्ति जो इस
आज्ञा या लाइसेंस का दुरुपयोग करेगा उसे 3 वर्ष की कैद या 25,000 रुपये जुर्माना तक लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यह अपराध बार बार किया जाए तो उस व्यक्ति का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति जानवरों तथा उत्पादित वस्तुओं का व्यापार करता है उसे रेड डेटा बुक में अन्य जीव सुरक्षा वाली है उसे 7 साल की कैद और 5,000 का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ये सजाएं निर्धारित की गई हैं हमारे कानून में, तो उनका हमें उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार मद्रास का हाथी सुरक्षा अधिनियम 1973 बनाया गया है। अखिल भारतीय हाथी सुरक्षा अधिनियम 1979 बनाया गया है। वाइल्ड बर्ड एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1912 बनाया गया है। बंगाल गेंडा सुरक्षा अधिनियम 1932 बनाया गया है। और हमने वन जीवों की स्थापना के लिए वन जीवन बोर्ड की स्थापना की गई है। इसमें वन जीवों की सुरक्षा के लिए 1952 का अधिनियम बनाया है, जिसमें 1991 में कुछ परिवर्तन हुए थे। वो परिवर्तन भी इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे परिवर्तन में हम लोग देखें, वन जीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की सलाहकार समिति कायम की गई थी। उसी प्रकार लोगों को शिक्षित करना, ये भी इसमें शामिल किया गया था। वन जीवों की सुरक्षा की स्थिति में अध्ययन करने का भी इसमें शामिल किया गया था। वन जीवों तथा उनके उत्पन्न वस्तुओं के आयात पर सुझाव देना, ये सब हमने इसमें निर्धारित किया था। इसके बाद जो तीसरा उसमें शामिल किया गया था, वन जीव कल्याण बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड की ऑफ इंडिया इसमें बनाया गया था। इसमें भी भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। इसमें वन जीवों पर अत्याचार जो होता है उसको सुरक्षित रखना है हमें, वो भी प्रावधान बनाया गया था। वन जीव सुरक्षा और विकास की योजनाओं पर विकास के लिए हमने योजनाएं बनाई थी। इसी प्रकार हमने चौथा जो हमने अधिनियम बनाया था वो है राष्ट्रीय पार्क वन जीवों के संरक्षण संस्थली का स्थापना करना। इसके अंतर्गत भारत में 496 वन जीवों के संरक्षण स्थल बनाए गए थे, और जिसमें 75 चिड़ियाघर, 42 वन जीवों की सुरक्षा के लिए शरणगाह। भारत सरकार ने इस संरक्षण स्थलों को 50 से 100% तक आर्थिक सहायता देने का प्रावधान बनाया था। ये सब नियम बनाए गए थे। इसके अंदर 5वां जो नियम है, विशेष वन जीव जाति की सुरक्षा के लिए योजना स्पेसिफिक स्कीम बनाई गई थी। इसमें हंगुल योजना 1970 में हंगुल स्कीम बनाया गया था। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में बनाया गया था। शेर योजना 1972 बनाया गया था। मगरमच्छ योजना जो बनाई गई थी, हिरण योजना बनाई गई थी, गेंडा योजना बनाई गई थी, हिम चीता योजना बनाई गई थी, हाथी योजना 1991 में बनाई थी। ये सभी जीवों के लिए अलग एक परियोजनाएं बनाई थी, और जिनको हम लोग इसमें एक्ट में शामिल कर चुके हैं। इसके बाद चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क की स्थापना हमने की थी। दिल्ली में चिड़ियाघर है जिसमें 1198 जानवर की नस्लें हैं, जिनमें 54 स्तनधारी नस्लें हैं और 25 नस्लें पक्षियों की है, 16 नस्लें रेंगने वाले जानवरों की है। ऐसे चिड़ियाघर हमें बनाए थे। इसके बाद जो 7वां जो प्रावधान है, जीवों का संकटग्रस्त जातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि, जो इंटरनेशनल हमने संधि के लिए प्रावधान बनाया था वाशिंगटन में। इस संधि में अन्य देशों के साथ भारत ने भी अपने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में संकटग्रस्त जो जंगली जातियों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था। जिन नस्लों के आयात निर्यात पर रोक लगाई गई थी, इसमें व्हेल मछली, कस्तूरी, मिर्ग, मगरमच्छ, मोर, गेंडा, हाथी, दांत सांप की खाल, जंगली भैंसे के सींग, कछुआ आदि, इन सब के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद जो 8वां और लास्ट प्रावधान इसमें बनाया गया था वो है वन जीव कोष बनाया गया था। वन जीव कोष का नाम बदलकर प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष, वर्ल्ड वाइल्ड फंड इसको दिया गया था, और इसमें लगभग 130 देशों ने इसको अपनाया था और इसमें शामिल किया गया था। इसमें वन जीवों की सुरक्षा हेतु हमने कुछ कार्य भी किए थे। अवैध शिकार पर जैसे प्रतिबंध लगाना, पर्यावरण शिक्षा संबंध स्तर के लिए व्यक्ति को अवश्य दी जानी चाहिए, जो हर मनुष्य को इसके बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पार्क और चिड़ियाघरों की सैर विद्यार्थियों को करानी चाहिए। दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जीवों की रक्षा के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। घरेलू जानवरों की आरक्षित तथा सुरक्षित क्षेत्रों में चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ये सब हमें प्रावधान बनाए थे, जिन प्रावधानों के अंतर्गत हमने वन जीवों की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमने कार्य किए थे। तो ये थे आपके पर्यावरण के जो
एनिमल्स के सुरक्षा के लिए उपाय बनाए थे। ये आपका वो था। कल हम लोग पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम जो है वो कौन कौन से उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें। थैंक यू वेरी